सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उमर ने मुझे भींच भींच कर गले लगाया और मेरी कामयाबी के साथ वापसी की दुआओं के साथ रुखसत किया। तीनों जीपें एक दूसरे के पीछे रवाना हुईं। चारों खुफिया मुहाफिज हमारे बाद घर से निकले थे और उन्होंने सीधे बर्मा के खासा अंदर जाकर और हालात देखकर 2 दिन के अंदर मुझे चिंग माई में रिपोर्ट देनी थी और फिर हमारे काफिले ने बर्मा की जानिब कूच करना था। ये चारों मुहाफिज भी, जैसे कि मुझे बाद में मालूम हुआ, कि एक जीप हमरा लाए थे। दौरान सफर एक बार उनकी जीप हमारे बहुत काम आई। हम कोटा बारू से थाईलैंड में दाखिल हुए। ये थाईलैंड का इंतहाई जनूबी इलाका था और हमें पूरा थाईलैंड गुजरकर इंतहाई शमाल में चिंग माही पहुंचना था। चिंग माही पहुंचने में हमें 36 घंटे लगे। सफर था कि अल अमान खत्म होने में ना आता था। जूं जूं हम शमाल की जानिब बढ़ते गए, सर्दी भी बढ़ती गई। पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे दिलफरेब कुदरती मनाजिर देखने को मिले कि अल्लाह पाक की सनाई पर जितनी भी दाद दी जाए कम थी। भरपूर और घने जंगलात, दरिया, आबशारें, हाथियों के गोल, ये ऐसे दिलरुबा मनाजिर फितरत थे जिनके तिलिस्म में इंसान खो कर रह जाता है। टोक्यो से लेकर अमेरिका तक आप किसी भी मुल्क के बड़े शहरों में जाएं, आपको सब में एक यकसानियत मिलेगी। हर जगह वही सरबफलक इमारतें, कुशादा सड़कें और गाड़ियों की रेल पेल। इन शहरों का हर शख्स हर वक्त जल्दी में उलझा हुआ दिखाई देता है, जैसे अगर आज काम खत्म ना हुआ तो कयामत आ जाएगी। हर बड़ा शहर सीमेंट और स्टील का जंगल बना हुआ है और कुदरती हुस्न से यकसर महरूम। हमारा 36 घंटे का सफर खत्म हुआ तो इन कुदरती नज़ारों की वजह से जितनी थकन थी सब खत्म हो चुकी थी। शहरों की मसमूम फिजा से निकलकर आलूदगी से पाक कुदरती हवा में हम खुद को तरोताज़ा और चाको चौबंद महसूस कर रहे थे। उम्र के आदमियों ने एक मोटेल में हमारे ठहरने का इंतज़ाम किया। सारे चिंग माई में सिर्फ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। मैंने वहां खाना खाया। शहर के बीचों बीच एक पुख्ता किनारों वाली बड़ी नहर या दरिया बहता है। वहां सिर्फ रात को बाजार लगता है जहां मुकामी लोग अपनी बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट की खरीदो फरोख्त करते हैं। यहाँ के शहरी लवाजमात और रंगो बू की दुनिया से कतई ना आशना है। मुसलमानों की आबादी 70% से भी ज्यादा है। मुझे ये शहर और लोगों की सादगी इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा कि अगर जिंदगी ने वफा की और हालात साजगार हुए तो मुस्तकिल तौर पर यहीं बकिया जिंदगी बसर करूंगा। उसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खुफिया मुहाफिजों ने हमें ऑल क्लियर का सिग्नल दिया और तीसरे दिन सुबह 7 बजे हमारा छोटा सा कारवां बर्मा के बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। यहाँ मैं सामईन के गोश गुजार करना चाहूँगा कि बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर पर कम अज़ कम इस इलाके में कोई हदबंदी नहीं थी। दोनों अतराफ के लोग सरहदी कस्बों में बिला रोक टोक आते जाते थे। बर्मा की फौज, जिसे अवाम ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गैंगस्टर कहा करती थी, अपने मुल्क के अंदर बड़े कस्बात और शहरों में अवाम और कारोबारी तबके से भत्ता लेते थे और यही उनकी तनख्वाह थी। सारी दुनिया से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करके बर्मा दुनिया भर के बाकी मुल्कों से तकरीबन कट चुका था। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी। इंसानी हकूक नाम की कोई शय नहीं थी। हर बात का हल सिर्फ गोली था। बर्मी मुसलमानों की हालत तो और भी नागुफ्ताबा थी। वहां तो मस्जिद बनाने, अजान देने और नमाज पढ़ने पर भी टैक्स देना पड़ता था। मैं ये बातें महज इसलिए बता रहा हूँ कि बर्मा को क्रॉस करते वक्त हमें जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उसकी वजह और पस मंज़र सामईन के जहन नशीन रहे। हम दोपहर 4 बजे थाईलैंड के सरहदी कस्बे खुन युआन को बाईपास करते हुए बर्मा में दाखिल हुए और बर्मा के सरहदी कस्बे क्योंपियो के करीब से गुजरते हुए एक सड़क पर रवाना हुए, जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज ने हंगामी जरूरत के लिए बनाई थी। अब उस सड़क का सिर्फ नाम ही था। पत्थरों और कंकरियों के एक मुसलसल लंबे ढेर पर से हमारी जीपें जा रही थीं। रास्ते में जगह जगह गिरे हुए दरख्तों और झाड़ियों को हटाते हुए खाइयों से बचते हमारी 4 व्हील ड्राइव जीपें बमुश्किल 8-10 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गाइड के मुताबिक हमारा पहला पड़ाव
टोंगू में होना था, लेकिन सड़क की नागुफ्ता हालत और सूरज गरूब होने तक हम बमुश्किल 40 मील का फासला तय कर सके। जीपों के इंजन बेहद गर्म हो चुके थे। अंधेरा छाने के बायस जंगली दरिंदों का भी खतरा था। बिलाखिर यही फैसला हुआ कि जहां भी जरा सी खुली जगह मिल गई, वहीं रात भर के लिए कैंप लगा दिया जाए। जल्द ही एक मुनासिब जगह पर हमने गाड़ियां रोक दी। 6 आदमी फौरन ही टहनियां इकट्ठी करने चल दिए। जंगली जानवरों और सांपों वगैरह से बचने का वाहिद तरीका यह था कि चारों तरफ आग का दायरा बनाकर रात भर आग जलती रखी जाए। जब खासी मिकदार में टहनियां इकट्ठी हो गईं तो हमने दरमियान में जगह साफ करके छोटे टेंट लगाए। खाना खाने के बाद टहनियों को आग दिखा दी और मैंने 3-3 आदमियों की आग के दायरे के बाहर 3-3 घंटे की निगरानी की ड्यूटी लगा दी। अभी हम इन इंतजामात में मसरूफ थे के सामने से एक गाड़ी के इंजन की आवाज और हेडलाइट्स की झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। हम सब ने अपना असला निकाल कर हाथों में ले लिया। आने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी थी और एक आदमी उसके आगे पैदल चल रहा था। जब वो जरा और करीब आए तो मेरे साथियों ने पैदल और गाड़ी में बैठे 3 आदमियों को अपनी शिस्त में ले लिया। अभी वो गोलियों की बाढ़ मारने ही वाले थे कि मैंने पैदल आने वाले को पहचान लिया। वो हमारे खुफिया मुहाफिजों में से अंग्रेजी बोलने वाला था। मैंने चिल्लाकर साथियों से कहा कि फायर ना करें। मेरे साथी हैरान थे कि मैंने उन्हें फायर करने से क्यों रोका और आने वाले अजनबी कौन थे। हमारे बिल्कुल नजदीक आकर उन्होंने गाड़ी रोकी। मैंने अंग्रेजी बोलने वाले को अलग ले जाकर यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि तकरीबन 8 मील आगे फौजियों का एक दस्ता रात भर के लिए पड़ाव कर रहा है, इसलिए वो भी रास्ते में ही रुक गए और फिर हमें बताने के लिए वापस आ गए हैं। मेरे पास अब इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी कि उनका अपने साथियों से हमारे कारवां के हर अव्वल दस्ते के तौर पर तारुफ करवाऊं। हम फौजियों से जानबूझकर मुठभेड़ नहीं चाहते थे। खुफिया मुहाफिजों ने बताया कि फौजियों ने जहां पड़ाव किया है वहां से एक सड़क स्कॉन छावनी को जाती है, इसलिए बेहतर यही है कि रात भर यहां कयाम करके सुबह वापस जाकर फौजी दस्ते की रवानगी का इंतजार करेंगे। अगर वो उसकान की जानिब गए तो हम अपना सफर जारी रखेंगे और अगर उन्होंने टोंगू का रुख किया तो फिर हम उनकी रवानगी के 24 घंटे के बाद यहाँ से चलेंगे। उनका हमारी जानिब आना बईदस कयास था, क्योंकि बॉर्डर की तरफ आने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। मुहाफिज साथियों के बकौल उस फौजी दस्ते के 3 ट्रक खाने पीने के सामान और असला से भरे हुए थे। ये सामान वो यकीनन छावनी में ही ले जा रहे थे। हमारे चारों नए साथियों ने अपनी जीप भी आग के दायरे के अंदर खड़ी कर दी। मच्छरों ने अब भरपूर यलगार कर दी थी। हर सू खामोशी में गीदड़ों और दूसरे छोटे जानवरों की आवाजें भी शामिल हो गई थी। अगली सुबह हम सब जल्द ही अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए, जबकि पहरेदारों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। फौजी हम डबल रोटी और चाय के नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि हमारा खुफिया मुहाफिज, जो मुंह अंधेरे ही दस्ते की रवानगी देखने गए थे, वापस आ गए और हमें बताया कि हमारी सोच के ऐन मुताबिक फौजी दस्ता सकान छावनी की तरफ रवाना हो गया है। हमारे लिए अब रास्ता खुला था। हमने जल्दी जल्दी पड़ाव का सामान समेटा और रात भर जलने वाली आग के निशानात मिटाए। मैंने खुफिया मुहाफिजों को कहा कि अब उन्हें हमसे ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 1 मील के लगभग हमसे आगे रहें। हमने सुबह 8:30 बजे अपनी जीपें स्टार्ट की और टोंगू की राह ली। हमारे गाइड के मुताबिक अगर सब अच्छा रहा तो शाम 5 बजे तक हम टोंगू पहुंच जाएंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दरख्तों का घनापन कम हो रहा था और छोटी चट्टानें और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े नुमायां हो रहे थे। मेरी जीप में बैठे गाइड ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया कि इस इलाके में दुनिया का बेहतरीन याकूत मिलता है, जिसे पीजन ब्लड का नाम दिया गया है, और थोड़ा सा शुमाल की जानिब जाएं तो हीरों की कानें हैं। अंग्रेजों के दौर में यहाँ से हीरे और याकूत की बाकायदा कानकुनी होती थी, लेकिन डाकुओं और फौजी जनता के ये कीमती पत्थर कानों के मालिकों और ठेकेदारों से मुसलसल छीनने की वजह से कानकुनी बंद हो चुकी है। अब कुछ मुहिमजू जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ 2-3 दिन यहाँ ब्लास्ट करके ये पत्थर निकालने की कोशिश करते हैं। जो कुछ खुशकिस्मत होते हैं कि पहले ब्लास्ट में ही करोड़ों रुपए की याकूत और हीरे उनके हाथ लग जाते हैं। कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ खाली हाथ आते और खाली हाथ ही चले जाते हैं, और बाज तो ऐसे बदकिस्मत होते हैं जो बहुत कुछ पा लेने के बाद डाकुओं के हाथों ना सिर्फ माली तौर पर लुट जाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। गाइड ने मजीद बताया कि इसी इलाके में जापानी और बरतानवी फौज में
दूसरी जंग अजीम के बाद शदीद लड़ाई हुई थी। हर किस्म के गोला बारूद के इस्तेमाल के साथ साथ दोनों फौजों में दस्त बदस्त बायोनेट फाइटिंग के भी सैकड़ों वाकयात हैं। अंग्रेज फौजी तो जापानियों को देखते ही भाग जाते थे, लेकिन पंजाबी, मुसलमान और सिख फौजी आखिरी गोली खत्म होने के बाद भी जापानियों से दस्त बदस्त लड़ते थे। उसी बहादुरी के सिलसिले में मुसलमान और सिख फौजियों को इस जंग में सबसे ज्यादा तादाद में विक्टोरिया और जॉर्ज क्रॉस जैसे बहादुरी के आला तरीन तमगे मिले। अगरचे बर्मा पर जापानियों का कब्जा हो गया था, लेकिन पसपाई के बावजूद ये फौजी बहादुरी और जुर्रत की अनमोल दास्तानें रकम कर गए। सड़क के ना होने के बायस हम रात 9 बजे के बाद टोंगू पहुंचे। ये कस्बा नुमा गांव बिल्कुल खामोश और साए साए कर रहा था। यहाँ बिजली भी नहीं थी। हालांकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, बरे सगीर में अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी दौर में तेल की पहली कंपनी का नाम बर्मा ऑयल कंपनी था। हमने गांव के शुरू में ही अपना कैंप लगाया और 4 साथियों को गांव से खाना और पानी लाने को भेजा। गाइड के मुताबिक आइंदा सफर में कई बार ऐसे मौके पेश आने थे जिनमें कई कई रोज तक हमें अपने हमरा लाए हुए टिम फूड और पानी पर गुजारा करना था। इसलिए हत्युल वसा हमें मुकामी खुराक हासिल करनी चाहिए थी। हमारे साथी 1 डेढ़ घंटे के बाद गांव के एक झोंपड़ा नुमा होटल से अंडों का सालन, उबले चावल और पानी ले आए। ये रात भी हमने पहरेदारों की निगरानी में गुजारी और अगली सुबह 7 बजे ही अपने सफर पर रवाना हो गए। गाइड ने बताया था कि अब वो इलाका शुरू हो रहा है जहां इंतहाई जहरीले सांप, बिच्छू और मच्छरों के अलावा जंगली दरिंदे भी धनधनाते फिरते हैं। हमारी आइंदा मंजिल पुकोंग और उसके बाद पाई थी। अंदाजे के मुताबिक हमें पाई 3 दिनों में पहुंचना था। रास्ते में छोटे दरिया भी आते थे जिन पर कोई पुल नहीं था। दरअसल हमने बर्मा को क्रॉस करने के लिए जो रूट चुना था वो बर्मा के इंतहाई जनूबी हिस्से में था। दारुल हकूमत रंगून हमारे रूट के आखिरी जनूबी हिस्से में था। हमारा उस रूट को इख्तियार करने का वाहिद मकसद शहरों और फौजी इलाकों से हटकर चलना था, क्योंकि हम किसी की नजरों में आए बगैर बर्मा से गुजर जाना चाहते थे। अब तक हमारा सफर छोटी छोटी सफरी दुश्वारियों के सिवा बखैर खूबी तय हुआ था और यही ख्याल था कि आइंदा भी किसी बड़ी रुकावट के बगैर हम बर्मा क्रॉस कर जाएंगे। उमर और खनसा ने अपने काबिल एतमाद आदमी मेरे हमरा भेजे थे और चलते वक्त उमर ने उन्हें तनबीह भी की थी कि अगर उन्होंने अपने फराइज की अदायगी में कोई कोताही दिखाई तो उन्हें इंतहाई भयानक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। ये गाइड, मजदूर और मुहाफिज बज़ाहिर मेरे हर हुक्म की तामील कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जितना बर्मा के अंदर बढ़ रहे हैं, उनकी आपस में खुसर पुसर भी बढ़ रही है। खसूसन जब से खनसा के भेजे हुए चारों मुहाफिजों को, जिन्हें हमारे हरअव्वल के तौर पर हमसे चंद मील आगे रहना था, मैंने रात को पड़ाव में अपने साथ शामिल कर लिया था और दूसरों को उनके मुतल्लिक बता भी दिया था। उस वक्त से मेरे बाकी हमराहियों में कुछ बेचैनी सी फैली हुई थी। पहले तो मैंने इसे महज अपना वहम समझा, लेकिन जब एक गाइड ने मुझसे पूछा कि उन चारों के मुतल्लिक मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझसे इस तरह के सवाल करने की उन्हें इजाजत नहीं थी। मैंने गाइड को डांटते हुए कहा कि वो खुद भी समझ ले और दूसरों को भी बता दे कि वो उमर और खनसा के अहकाम के मुताबिक सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेरे हमरा और कितने लोग हैं और उनके क्या फराइज हैं, ये जानना उनके लिए कतन जरूरी नहीं। अगर वो इस सफर में मेरे हमरा जाना नहीं चाहते तो बेशक वापस चले जाएं। मैं उमर और खनसा को यहीं से उनके वापस जाने की इत्तला भिजवा दूंगा और उनका जो भयानक हशर होगा उसके तमाम तर जिम्मेदार वो खुद होंगे। गाइड अपने हमराहियों के पास चला गया तो मैंने अपने जाती असला और दीगर सामान का जायजा लिया। मेरे पास पिस्टल और 200 राउंड हैंड ग्रेनेड्स और रास्ता साफ करने के बड़े बड़े खंजरों के सिवा कुछ नहीं था। मैं अकेला सिर्फ एक जीप और उस पर लदा हुआ सामान अपने हमरा से ले जा सकता था। रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। अगर डाकुओं या फौजियों से मुठभेड़ हो गई तो उस असले के साथ मैं कितनी देर तक अपना दिफा कर सकता था। मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे। अव्वल ये कि मैं हमराहियों के दिल में खनसा और उमर के इंतकाम का डर पैदा करूं और उन्हें अपने हमराह चलने पर मजबूर करूं, और ये मैंने कर दिया था। दूसरा रास्ता ये था कि मैं उनके दिल में छुपे उस खौफ की वजह जान सकूं जो खनसा के भेजे 4 मुहाफिजों की वजह से उनके दिलों में पैदा हुआ था। चंद मिनट सोचने के बाद मैंने गाइड को बुलाया और पूछा कि बजाय खुश होने के कि हमारे काफिले में 4 और मुहाफिज भी हमारे साथ हैं, ये लोग परेशान क्यों हैं?
गाइड ने पहले तो मुझे टालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने उसे मजीद कुरेदा और कहा कि इस काफले के सालार की हैसियत से मेरा फर्ज है कि अपने हमराहियों की परेशानी का सबब जानूं और जहां तक मुमकिन हो उनकी परेशानी का सद्देबाब करूं, तो गाइड फट पड़ा। जनाब, ये चारों लाउस के छापा मार हैं और खनसा के लिए काम करते हैं। उन चारों ने 2 माह कबल हमारे 3 साथियों को सिर्फ इस जुर्म में गोलियों से भून डाला कि उन्होंने हेरोइन की खेप का उनके हिस्से का वजन उठाने से इनकार कर दिया था। वो तीनों पहले ही अपने हिस्से का बोझ उठाए हुए थे। इनकार तो एक ने किया था, लेकिन अपने खिलाफ गवाह खत्म करने के लिए उन्होंने तीनों को मार डाला और खनसा को जाकर बताया कि वो माल लेकर भाग रहे थे। इसलिए उन तीनों को उन्होंने खत्म करके माल बचा लिया। यहाँ हमारे साथियों में मरने वालों में से एक का भाई भी शामिल है। उसने गुज़िश्ता रात उनके आने के बाद उनसे अपने भाई को हलाक करने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि पड़ाव के बाहर आओ, ज़रा घूम फिर आएं, वहीं तुम्हें वजह भी बता देंगे। हमारा साथी उनके साथ तो नहीं गया, लेकिन उसने दूसरे तमाम साथियों को ये बात बता दी। उसी वक्त से काफिले में बेचैनी फैली हुई है। मैंने आपका पैगाम सब तक पहुंचा दिया है और सबका एक ही जवाब है कि आपकी हुक्म अदूली की सज़ा या माफ़ी खनसा और उमर हमारी बात सुनकर ही देंगे। लेकिन ये चारों तो अपना भेद ना खुलने के लिए आप समेत हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। इसी खौफ से हमारे आधे से ज़्यादा साथी यहीं से वापस जाने का फैसला कर चुके हैं। जो बाकी हैं वो भी भागने वालों की देखा देखी वापस चले जाएंगे। उन चारों का क्या है? ये सब कुछ लूट कर कभी वापस ना आने के लिए लाओस चले जाएंगे और या खनसा के पास जाकर ऐसी घड़ी घड़ाई खबरें सुनाएंगे कि जिसकी तरदीद करने वाला कोई ना होगा। मैंने आपको तमाम हालात और खदशात बता दिए हैं। अब फैसला करना आपका काम है। अपनी बात पूरी करके गाइड ने, जो थाई मुसलमान था, हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया और जरा फासले पर खड़ा हो गया। वाकई बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। काफिले के साथियों को अपनी जानों का इतना ज्यादा खौफ था कि वो वापस लौटने और उमर और खनसा का अताब सहने को भी तैयार थे। इधर मुझे अपने मिशन को बाहर तोड़ मुकम्मल करना था। अगर सिर्फ गाइड ही वापस चला जाता तो मेरे लिए बाकी सब लोग बेकार थे। ये चारों लाउसी सिर्फ हर अव्वल दस्ते का काम कर रहे थे और उन्हें खनसा और उमर ने इजाजत दे रखी थी कि काफिले के लोगों में से अगर कोई मेरी हुक्म अदूली करे तो उसे बिला झिझक हलाक कर दें। मिशन से वापसी पर राजा त्रिदेव की बीवी और लड़के के अलावा अनमोल जवाहरात का खजाना भी हमारे हमराह होना था। अगर काफिले के लोगों में से चंद या सिर्फ एक ही जवाहरात के लालच में गद्दारी पर आमादा हो जाता तो हम सबको बेखबरी में हलाक कर सकता था। थाई फितरतन दूसरों के मुकाबले में सुलहजू और पुरअमन होते हैं। इसके अलावा उनके घर बार और खानदान के लोगों तक खनसा और उमर की भी रसाई थी, लेकिन लाउसी एक बार गायब हो जाते तो उन तक किसी का भी पहुंचना महाल था। मैंने तकरीबन 1 घंटा तमाम सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया और बिला आखिर एक फैसला करके सुर्ख रोशनी का एक राउंड फायर किया। ये उन लाउसियों के लिए फौरन वापस आने का सिग्नल था। अभी 20 मिनट भी ना गुजरे थे कि चारों लाउसी अपनी जीप में मेरे पास आ गए। मैंने खुश दिली से उनका खैर मकदम किया। इसी दौरान मेरे काफिले के लोग भी हमारे गिर्द जमा हो चुके थे। मैंने उन्हें कहा कि आइंदा सफर जारी रखने से पहले मैं सबका असला चेक करना चाहता हूँ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी फायर पावर कितनी है। मैंने करीब खड़े 5-6 थाइयों का असला लिया और चेक करके उन्हें लौटा दिया। थाइयों के लिए गाइड मेरा मुतरजम था, जबकि एक लाउसी टूटी फूटी अंग्रेजी जानता था। उन चारों के पास चीनी साख्ता सब मशीन गन्ने और रिवॉल्वर थे। मेरे असला तलब करने पर पहले तो वो कुछ झिझके, लेकिन अपने मुतरजम के कहने पर उन्होंने अपना तमाम असला मेरे सामने ढेर कर दिया। लाउसियों के मुतल्लिक मैं पहले से जानता था कि वो हमेशा 2 बड़े खंजर अपनी पिंडलियों से बांध कर रखते हैं और अक्सर लाउसी कराटे के भी माहिर होते हैं। मैंने एक एक करके उनकी गन्ने और रिवॉल्वर उठाकर देखे और चेक करने के बाद अपने सामने रख दी और उनसे खंजर तलब किए। कुछ पसोपेश के बाद उन्होंने अपने खंजर भी मेरे सामने रख दिए। उन्हें मेरे इस तरह असला चेक करने पर भी कुछ शक सा पड़ गया था। वो बगैर मेरी इजाजत के अपना असला उठाने के लिए आगे बढ़े और यही लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने फौरी अपना रिवॉल्वर निकाला और उन पर तान कर कहा कि अगर 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियां उनकी खोपड़ियों में उतार दूंगा। मैंने गाइड को इशारा किया तो उनके पीछे खड़े थाइयों ने उन्हें पकड़कर नीचे गिरा दिया और इससे पहले कि वो कराटे के दाव आजमाते, 2-2 थाई उनकी पुश्त पर बैठ गए और उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया।
मैंने इंग्लिश बोलने वाले लाओसी को सीधा लिटाने को कहा और उससे पूछा कि तुम लोगों ने 3 थाइयों को शूट क्यों किया था। चूंकि वो बमाए सामान के भाग रहे थे, क्या तुम्हारे उन साथियों के अलावा तुम्हारा कोई और गवाह भी है? और तुम उनकी टांगों में गोलियां मारकर जख्मी कर सकते थे, उनको हलाक क्यों किया? अब ये लोग तुमसे बदला लेंगे। मैंने उसे डराना चाहा। ये थाई कुत्ते हमसे क्या बदला ले सकते हैं? इनमें चांग सित के खास आदमी भी हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें गजन पहुंचाने वाले का क्या अंजाम होगा। लाउसी ने लेटे लेटे जवाब दिया, चांग सित कौन है? मेरे इस्तफसार पर लाउसी बोला, खनसा का अभी तक नंबर 2 है और बहुत जल्द खनसा की जगह लेगा। मेरे लिए यह बिल्कुल नई बात थी। उमर के मुताबिक खनसा का कोई नंबर 2 तो नहीं था। जो उसके बहुत ही करीबी और वफादार थे, उनमें चांग सित नाम का कोई बंदा ना था। दूसरी तरफ मैंने देखा कि उमर और खनसा के आदमी अपनी कौमियत की वजह से एक हो चुके थे। उनमें मुसलमान भी थे और बुद्ध मत और ईसाई भी, लेकिन कौमियत सब मजहबी इख्तलाफात पर हावी थी। उन्हीं में से एक आदमी ने आगे बढ़कर मुतरज्जम के कान में सरगोशी की। मुतरज्जम बोला, सर, यह आपसे अलहदगी में कुछ कहना चाहता है। मैं उसे और मुतरज्जम को लेकर एक तरफ हो गया। मुतरज्जम उसकी ज़बानी बोला, सर, वो लाउसी सुअर ठीक कहता है। चांगसित खनसा की आर्मी का एक ओहदेदार है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि खनसा को ख़त्म करके खुद गोल्डन ट्राई एंगल का हेड बन जाए। इन चारों लाउसियों, मुझे और मेरे साथी को भी चांगसित ने ही भिजवाया है। चांगसित आपकी खनसा से मुलाकात के वक्त वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो लड़की आपको खनसा के कमरे में ले गई थी, उसने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली और चांगसित को बता दी। चांगसित ने उन चारों को हुक्म दिया था कि जब आप रांगा माटी से खजाना लेकर वापस लौटें, तो ये चारों बर्मा की हदूद में दाखिल होने से पहले ही आप सबको ठिकाने लगाकर और खजाना लेकर जियांग वाई में रुक जाएं। और एक आदमी खुफिया तौर पर चांग सित को इत्तला दे। मेरे और मेरे साथी की ड्यूटी ये थी कि खोज लगाकर उनको ये बताएं कि खजाना मिल गया है और किसके पास है। जब चांग सित को खजाना मिल जाए तो फिर हम सब, 4 लाओसी और 2 नौथाई, उमर और खनसा को जाकर ये बताएं कि वापसी पर डाकुओं ने अचानक हमला करके खजाना लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से जानें बचाकर वापस लौटे हैं। मुझे और मेरे साथी को ये ख्याल भी बार बार आता था कि आखिर में ये लाओसी हम दोनों को भी कत्ल करके असल वाकयात के चश्मे-दीद गवाहों को भी खत्म कर देंगे। हमने चांगसित से वफादारी का अहद किया था, लेकिन इन लाओसियों ने सारे थाइयों को गाली निकालकर हमारी कौम की बेइज्जती की है। मैंने चांगसित का राज आपको बता दिया है। आप हमसे चाहे जो सलूक करें, हमें दुख नहीं होगा। हम अपनी बेइज्जती और मौत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सारी कौम को जलील कहने वालों को कभी माफ नहीं कर सकते। वो तो सारी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक ये थाई हैं जिनका सारा मुल्क और मुआशरा एक कोहबा खाना बन चुका है, लेकिन इनमें भी अभी कौमी गैरत बाकी है। और एक हम पाकिस्तानी हैं जो अपनी गैरत, जुरत और मर्दानगी के नारे लगाते थकते नहीं। लेकिन हमारी कौमी हमियत ना जाने किस तहतुल सरा में पड़ी सो रही है कि दुनिया भर में हमारी रुसवाई का बाइस बनने वालों को, मुल्क को दो लख्त करने वालों और सारी दुनिया से कर्ज की भीख मांग कर रुसवा करने वालों को हमारी कौम इक़्तिदार तश्तरी में सजा कर पेश करती है। जनरल याहिया खान जैसे शराबी, कबाबी और जानी हुक्मरान को कनपटी पर पिस्तौल रख कर सदारत से हटाने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बनाने वाले निजात दहिंदा जनरल गुल हसन को भुट्टो ने वफादारी का ये सिला दिया कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाकर महज 6 हफ्ते के बाद जिल्लत और रुसवाई के साथ सुबकदोश कर दिया। उन्हें जेर हिरासत पिंडी से लाहौर गवर्नमेंट हाउस लाया गया और वहां भी उन्हें अजियतें दी गईं। मशवरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ मुतरजम और वो थाई था। मेरे पूछने पर कि इन लाउसियों से कैसे पीछा छुड़वाया जाए, उन्होंने कहा कि बर्मी डाकू अपने शिकार को दरख्त से बांधकर उसका सर कलम कर देते हैं और लाश को आग लगाकर जला देते हैं। अगर हम भी यूं ही करें तो यही समझा जाएगा कि वो डाकुओं के हाथों मारे गए हैं। चूंकि वो हस्बे हिदायत हमसे 4-5 मील आगे रहते थे, इसलिए डाकुओं से उनकी मुठभेड़ का हमें कुछ पता न चला। आगे पहुंचने पर उनकी सोख्ता लाशें ही मिली। मैंने इस कार्रवाई के लिए इस बात में सर हिलाया तो सारे थाइयों ने उन्हें पकड़कर दरख्तों से बांध दिया। 2 थाई जो जरा ज्यादा दलेर थे आगे बढ़े और अपने खंजरों से उनके सर कलम कर दिए और लाशों पर पेट्रोल छिड़क दिया। मैंने उन दोनों थाइयों को जो चांग सित को हल्फ वफादारी दे चुके थे कहा कि लाशों को वो जलाएं। वो दोनों माचिस लेकर लाशों की तरफ गए तो मैंने एक लाउसी की सब मशीन गन उठाई और उन दोनों पर गोलियों की बाढ़ मारी।
دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر غداری کی سازش عیاں ہونے کے باعث جنون چڑھا ہوا تھا۔ سارے تھائی سراسیما اور خاموش کھڑے تھے۔ میں نے چلا کر مترجم کو کہا کہ سب کو بتا دے کہ یہ دونوں بھی غدار اور اسی سزا کے مستحق تھے۔ میں حکم عدولی اور غداری ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا فیصلہ اور عمل سب نے دیکھ لیا ہے۔ جس کو اس سے اختلاف ہو وہ یہیں سے واپس چلا جائے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آئندہ اگر کسی نے غداری اور حکم عدولی کے متعلق سوچا بھی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر ہوگا۔ مترجم خاموش ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے تھائی ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے اونچی آواز میں اپنی زبان میں مسلسل کہے جا رہے تھے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات نے یک لخت کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے یہ اعتباری آدمی در پردہ کتنی بڑی سازش کے کردار تھے۔ اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو خنسا اور عمر کیا کرتے؟ بس چند لمحے کڑنے کے بعد خاموش ہو جاتے۔ ان کے لیے انسانی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ انہوں نے نہ تو کوئی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے تھے اور نہ ہی خود اصلیت جاننے کی کوئی کوشش کرنی تھی۔ ہم سب کی موت ان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تھی۔ میں نے تھائی مترجم کو کہا کہ دونوں تھائیوں کی لاشوں پر بھی پیٹرول چھڑک کر سب کو آگ لگا دی جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ایک خط عمر کے نام لکھا جس میں درپیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتا دی۔ چانگ ست کی سازش اور خنسا کے متعلق اس کے ارادے لکھ کر عمر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری خنسا سے ملے اور کہے کہ اس لڑکی پر جو مجھے خنسا کے پاس لے کے گئی تھی ذرا سختی کرے تو وہ چانگ ست کے متعلق سب کچھ بک دے گی۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ خط میں نے قافلے کے سامان رست میں سے پیاز لے کر اس کے پانی سے لکھا تھا، جس کے خشک ہونے پر لکھائی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کاغذ پر عام روشنائی سے میں نے لکھا کہ آگ کی تپش بہت زیادہ پنہاں رازوں پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ یہ دونوں خط دو علیحدہ لفافوں میں بند کر کے میں نے مترجم کو کہا کہ عمر کے بھیجے ہوئے محافظوں میں سے کسی قابل اعتبار اور تیز چلنے والے آدمی کو لے آئے جو عمر تک میرے یہ دو خط پہنچا دے۔ مترجم ایک تگڑے جوان تھائی کو میرے پاس لایا۔ دیگر ہدایات دینے کے علاوہ میں نے اسے کہا کہ یہ دونوں خط عمر کے بھائیوں یا کسی دوسرے کو ہرگز نہ دے، بلکہ عمر کے گھر کوٹا باروں میں اس کا انتظار کرے اور عمر کے ملنے پر صرف اسے دے۔ میں نے اس تھائی کو سفر کے اخراجات کے لیے $200 دیے۔ چند لمحوں میں وہ پیدل ہی واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ خط دینے کے بعد اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے قافلے میں سے 7 افراد کم ہو چکے تھے۔ لاؤسیوں کی جیپ میں نے سنبھال لی اور اپنے ساتھ مترجم اور گائیڈ کو بٹھا لیا۔ لاؤسیوں کا سارا اسلحہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب سفر شروع ہوا تو ہماری جیپ سب سے آگے تھی۔ پائی بھی ہم سے ابھی خاصا دور تھا اور برما میں سفر کے آغاز میں ہی ہم 6 غداروں سے نجات پا چکے تھے۔ میرے خیال میں غداروں کے عبرتناک انجام سے قافلے کے باقی لوگوں نے خاصا سبق حاصل کر لیا ہوگا اور آئندہ سفر بغیر کسی قسم کے حادثات کے طے ہوگا۔ لیکن بقول کسی اے بسائے آرزو کے خاک شد، میں اس مہماتی داستان میں حتی المقدور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ صرف وہ واقعات ہی بتاؤں جو ہمیں اس مہم کے دوران پیش آئے، لیکن بعض اوقات کچھ واقعات کی وضاحت کے لیے گرد و پیش کے حالات اور اس علاقے کے رسم و رواج بھی بتانے پڑتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما پر پہلے برطانیہ، پھر جاپان اور برطانیہ اور امریکہ نے قبضہ کیا۔ اس ملک میں بڑی سخت جنگیں لڑی گئیں۔ اس وقت کا ہندوستان یعنی بر صغیر ان ممالک کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا تھا۔ بر صغیر کے قدرتی وسائل، غربت اور مین پاور کی وجہ سے ہی برطانیہ 100 برس تک اپنے غلام بنائے ہوئے رکھے تھا۔ جاپان، جرمنی اور امریکہ اس پر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ اسی لیے جاپان اور جرمنی نے آزاد ہند فوج بنانے کے لیے سرمایہ دیا تھا۔ اس آزاد ہند فوج کے بانیوں میں سبھاش چندر بوس، جو دوران جنگ ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے، پاکستان کے جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ بھی شامل تھے۔ بر صغیر کے مغرب یعنی افغانستان کے راستے تو جرمنی اور جاپان کا ہند میں داخلہ ناممکن تھا۔ مشرقی جانب سے جاپان پیش قدمی رکتے ہوئے انڈونیشیا، سنگاپور اور ملائیشیا کو رونتا ہوا برما میں داخل ہو چکا تھا۔ برطانیہ، جس کا کل رقبہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے بھی کم ہے، یہ جنگ صرف بر صغیر کے وسائل، اناج، دولت اور مین پاور کے برتے پر لڑ رہا تھا۔
जापानियों की बर्मा में पेश कदमी को रोकने के लिए बरतानिया ने अपने तमाम वसाइल जंग में झोंक दिए थे, क्योंकि बर्रे सगीर पर जापान और जर्मनी के कब्जा कर लेने का मतलब था बरतानिया की मौत। जापान के लड़ाका जहाज़ों ने जंग के दौरान कलकत्ता पर बमबारी भी की थी, और वो सैलाब की तरह आगे बढ़ता चला आ रहा था। हर रोज यही ख्याल गुजरता था कि जापानी बर्रे सगीर में अब दाखिल हुए कि तब जंग के लिए बेपनाह अखराजात ने जंग में शामिल ममालिक के माली वसाइल की कमर तोड़ कर रख दी। अपनी फौजियों को तनख्वाहें देने, सामान रसद और गैर मुल्की गद्दारों को खरीदने के लिए अरबों की मालियत के जाली डॉलर, बरतानवी पाउंड, जर्मन मार्क, हिंदुस्तानी रुपए और जापानी येन उन ममालिक की हुकूमतों ने जंगजदा मुल्कों में फैला दिए थे। उस वक्त मेरी उम्र 5-6 साल थी, लेकिन मुझे बखूबी याद है कि मेरे गांव के फौजी जो जापान के खिलाफ लड़ते रहे थे और बर्मा से जापान की पसपाई के बाद वापस लौटे थे, ये फौजी उन्हें असल नोट समझ बैठे थे। लेकिन असलियत जानने के बाद उन्होंने ये नोट गांव के बच्चों में खेलने के लिए तकसीम कर दिए। बर्मा में जब हम दाखिल हुए, उस वक्त बर्मा की फौजी जनता भी जाली अमरीकी डॉलर छाप कर अपनी जरूरियात पूरी करती थी। मेरे पास असल डॉलर थे, लेकिन पाई के शहर में इन्हें तब्दील करवाने में मुझे बहुत दुश्वारी पेश आई। रवानगी के वक्त मैंने महसूस किया कि आधे घंटे में काफिले में शामिल 6 अफराद के कत्ल के बाइस काफिले के बाकी लोगों पर मेरी खासी दहशत बैठ चुकी थी। मैंने चांग सित, जो कि बज़ा में खुद खनसा का नंबर 2 था, उसके 6 आदमियों को ना सिर्फ ठिकाने लगा दिया था, बल्कि उसकी इत्तला उमर को भी भिजवा दी थी। मेरे इस अमल से उन लोगों ने गालिबन ये समझ लिया था कि मैं खनसा और उमर के लेवल का ही हूँ। ये सब मुझे पहले सर कहकर मुखातिब करते थे, और अब उन्होंने मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया। हमारा काफिला अभी सिर्फ 9-10 मील ही आगे बढ़ा था कि हम गाड़ियां रोकने पर मजबूर हो गए। जैसा कि मैं गुज़िश्ता एक साथ में अर्ज कर चुका हूं कि हम किसी बाकायदा सड़क पर सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई गुजरगाह, जो अब महज पत्थरों का ढेर थी, उस पर जा रहे थे। और अब बड़े पत्थर और दरख्तों के टहने हमारे रास्ते में हाइल थे। मैंने अपने पीछे आने वालों को मुतरजम के जरिए कहा कि पत्थर और टहने हटाएं। 5 थाई अपनी जीप से उतरे और रास्ता साफ करने लगे। अचानक एक थाई ने चीख मारी, दोनों बाजू ऊपर उठाए और चंद कदम पीछे की जानिब हटा। वो गिरकर चंद लम्हे तड़पा और फिर ठंडा हो गया। हम सब उसकी तरफ दौड़े। उसके दाएं हाथ पर अभी तक एक मटियाले रंग के तकरीबन 7 इंच लंबे सांप ने अपने दांत गाड़े हुए थे। सब थाई उससे कदरे फासले पर खड़े हो गए। मैंने आगे बढ़ना चाहा तो मुतरज्जम ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। खौफ के बायस उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बताया कि एक बहुत ही जहरीले सांप ने उसे काट लिया है। ये छोटा सा सांप इतना जहरीला भी हो सकता है। उसकी बात पर यकीन ना करते हुए मैंने उसे जीप में से फर्स्ट एड का बॉक्स, जिसमें सांप के जहर की दवा भी थी, लाने को कहा, तो उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा, नो यूज, नो यूज, यानी कोई फायदा नहीं, और गिरे हुए थाई की तरफ इशारा किया। अब उसके मुंह से झाग और आंखों और कानों से खून बहना शुरू हो चुका था, और चेहरे का रंग स्याह पड़ गया था। मुतरज्जम ने मुझे जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाव ये था कि इस सांप का नाम सिंगचूर है, और कहते हैं कि इसका जहर इतना तेज होता है कि किसी शख्स को डसने के बाद फौरन पीछे हट जाता है कि कहीं डसा हुआ शख्स उसके ऊपर ही ना गिर जाए। मुतरज्जम ने कहा कि यह सांप बहुत गुस्से में था, इसीलिए डसने के बाद भी अपने दांत उसके हाथ में गाड़े रखे। यकीनन इसकी मादा भी वहीं होगी और ये खरमस्तियों में मशगूल होंगे जब मरने वाले का हाथ उन पर जा पड़ा। अब कोई भी थाई रास्ता साफ करने को तैयार नहीं था, और रास्ता साफ किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। सालारे काफले के तौर पर अब मुझे आगे बढ़ना था। मैंने जीप से पेट्रोल भरा केन उठाया और दूसरे हाथ में सब मशीन गन से पत्थरों और टहनों पर फायर करते हुए पहले उस सांप को गोली मारी, और फिर टहनों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग दिखा दी। आग की तपिश से, यकीन जानिए, इसी नस्ल के 5 सांप अपनी जगहों से बाहर निकले, जिन्हें मैंने गोलियों से उड़ा दिया। ये सांप सीधे या लहराते हुए नहीं चलते थे, बल्कि जलेबी की सूरत में आगे बढ़ते और पीछे हटते थे। मैंने करीबन 30 राउंड फायर किए थे। टहनों में अभी आग भड़क रही थी। मेरे लिए यही रास्ता था कि खुद पत्थरों को हटाना शुरू करूं, ताकि थाइयों का खौफ दूर हो। मैंने 4-5 पत्थर ही उठाए थे कि बाकी थाई भी मेरे साथ शामिल हो गए, और चौथाई घंटे में सारी रुकावटें दूर करके हम आगे रवाना हो गए। मौत का डर हो ना हो, सांप का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यही हालत उन थाइयों की थी।
ہم قریباً 8 میل آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک دریا آ گیا جسکا نہ تو پاٹ بڑا تھا اور نہ ہی گہرا دکھائی دیتا تھا۔ بڑے پتھر پانی میں سے جھانک رہے تھے۔ دو تھائی دریا میں اتر گئے اور دوسرے کنارے تک ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دریا کا پانی زیادہ سے زیادہ 4 فٹ گہرا تھا، لیکن سارا پاٹ چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے سوائے ڈرائیوروں کے سب تھائیوں کو دریا چل کر عبور کرنے کو کہا۔ لاؤسیوں کی جیپ جسے میں اب خود ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے سب سے پہلے خود دریا میں ڈالی اور سب ڈرائیوروں کو کہا کہ 4 وہیل گیئر لگا کر تیز رفتاری سے دریا میں سے گزریں۔ میری جیپ اور باقی ساری ماں سوا ایک جیپ کے بآسانی دریا میں سے گزر گئیں۔ ایک جیپ دریا کے بیچ میں پتھروں میں کچھ ایسی پھنسی کہ اس کے چاروں پہیے گھومتے رہے لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ مضبوط رسے تو ہمارے پاس تھے ہی، لیکن لاؤسیوں کی جیپ میں ٹوچن کرنے کے لیے چرخی اور لوہے کا سنگل بھی تھا۔ تھائیوں نے سنگل کو پھنسی ہوئی جیپ کے آگے لگایا، پھنسی ہوئی جیپ کو تھوڑا سا ہی کھینچنا پڑا اور جوں ہی وہ پتھروں کی جکڑ سے آزاد ہوئی، اپنے انجن کے زور پر چل کر دریا کے باہر آ گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر کے چائے پی اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ گائیڈ کے مطابق چند میل آگے ایک اور دریا تھا جو اس سے بڑا تھا لیکن گہرائی میں زیادہ نہیں تھا۔ وہ دریا بھی ہم نے عبور کر لیا، لیکن دریا میں ایک گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے ایک تھائی کا پاؤں پہیے کے نیچے آ گیا اور اس بری طرح سے کچلا گیا کہ ہم اسے پائی کے قصبے میں ایک نیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ہماری واپسی تک وہ تھائی اس ڈاکٹر کا پیئنگ گیسٹ رہا اور ڈاکٹر نے اس کا پاؤں ناقابل علاج سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔ دریا عبور کر کے رات کو راستے میں پڑاؤ کر کے ہم دوسرے دن کے بعد دوپہر پائی پہنچے۔ یہ خاصا بڑا قصبہ تھا۔ خرید و فروخت کی 2 بڑی مارکیٹوں کے علاوہ یہاں ایک سینما بھی تھا۔ ہم نے قصبے کے واحد ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کیا تھا؟ بغیر کسی قسم کے فرنیچر کے 4 بڑے بڑے کمرے تھے اور سارے خالی۔ میں نے چاروں کمرے لے لیے، ایک اپنے لیے اور باقی تینوں تھائیوں کے لیے۔ ہمیں کمرے لیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پولیس کے چند اہلکار آ گئے۔ ہمارے پاس صرف ایک پاسپورٹ تھا، صرف میرا، اور وہ بھی رابرٹ مائیکل کے نام سے، لیکن پولیس والوں نے نہ تو باقی لوگوں کے پاسپورٹ دیکھنا چاہے اور نہ ہی ہمارا اسلحہ اور بغیر نمبر کی جیپوں کی طرف کچھ دھیان دیا۔ وہ تو ہم سے کچھ اینٹھنا چاہتے تھے۔ مترجم کے کہنے پر میں نے انہیں 100 امریکی ڈالر کا ایک نوٹ دیا۔ انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہنستے ہوئے نوٹ ہمیں لوٹا کر مترجم کو کہا کہ ایسے ڈالر تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہیں، جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ میرے اور مترجم کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود مطمئن نہیں ہوئے اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک برٹش پادری جو قریب ہی ایک چرچ میں رہتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ نوٹ اصلی ہے تو وہ یہ نوٹ لے لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چاروں ناچار میں اور مترجم ان پولیس والوں کے ہمراہ پادری کے پاس گئے۔ چرچ سے ملحقہ پادری کی چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ ہمارے 3 4 بار دستک دینے پر وہ باہر آیا۔ لگ بھگ 40 برس کی عمر کا یہ پادری ہم 2 اجنبیوں کو رات کے وقت پولیس کے ہمراہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے نپی تلی انگریزی میں کہا، ہم مسافر ہیں اور 1 2 روز پائی میں ٹھہرنے کے بعد آگے کی راہ لیں گے۔ میں ان پولیس والوں کو ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کرنے کے عوض 100 امریکی ڈالر دے رہا ہوں، لیکن یہ نوٹ کو جعلی سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس نوٹ کے اصلی ہونے کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نوٹ اس کے آگے کر دیا۔ ہماری یہ گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے ہوئی تھی۔ نوٹ لے کر پادری نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور اپنے مختصر سے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا کر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نوٹ اصلی ہے، لیکن میری تصدیق کے بغیر پولیس والے اسے نہیں لیں گے اور میں بھی اپنی مالی ضروریات کی وجہ سے یوں ہی تصدیق نہیں کروں گا، اور میرے تصدیق کرنے کا معاوضہ بھی 100 ڈالر ہوگا۔ میرا جی تو چاہا کہ اس پادری کی ایسی پٹائی کروں جسے اس کی آئندہ نسلیں بھی نہ بھول سکیں، لیکن ہم برما میں بغیر کسی بڑی وجہ کے کسی قسم کا تصادم مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے مجبوراً اس کی بلیک میلنگ کو ماننا پڑا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو پادری نے پولیس والوں کو برمی زبان میں کچھ کہا۔ انہوں نے سر ہلا کر ہاں کہا تو پادری نوٹ لے کر اندرونی کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں ہی برمی کرنسی کیات کا ایک بنڈل لا کر پولیس والوں کو دے دیا۔ یہ 40,000 کیات تھے۔ پولیس والوں نے جھک کر پادری سے اور ہم سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں نے جیب سے 100 ڈالر کا ایک اور نوٹ نکال کر اسے دیا۔ نوٹ لے کر وہ کہنے لگا کہ اس ناگوار کام کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھے چرچ کا اور اپنا خرچ بہر طور پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سوائے رنگون کے آپ امریکی ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ کہیں بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو 400 کیات فی ڈالر دے سکتا ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو کل دوپہر 1 بجے میرے پاس آ جائیں، لیکن ابھی مجھے یہ ضرورت بتا دیں کہ آپ نے کتنے ڈالر تبدیل کروانے ہیں۔
میں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں برما کراس کرتے ہوئے اور بھی پھر واپسی کے سفر میں بھی برمی کرنسی کی ضرورت تو پڑے گی، اسے کہا کہ $2000 کی برمی کرنسی چاہیے۔ نو پرابلم، اس نے مجھے اگلے روز آنے کا کہا اور ہمیں رخصت کر دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ قافلے کے 6 بندوں کو ہلاک کرنے سے اگر ایک طرف میرے باقی ہمراہی مجھ سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور میرے احکام کو بلا چون و چراں بجا لاتے تھے، تو دوسری طرف ان کے اور میرے درمیان ایک غیر محسوس سی خلیج بھی حائل تھی۔ حالات ایسے تھے کہ صرف روب اور دبدبے سے ہی کام نہیں چل سکتا تھا، مجھے اب شیر کی دلیری کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی سے بھی کام لینا تھا۔ میں نے اس کا آغاز مترجم سے کیا اور اسے کہا کہ تمہاری خوبیوں اور وفاداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں ابھی سے اپنا نمبر 2 مقرر کرتا ہوں۔ تم اس بات کا اعلان باقی ہمراہیوں میں بھی کر دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ اپنی مہم کامیابی سے سر کر لینے کے عوض میں ہر ایک کو $1500 دوں گا۔ میرا ماضی کا تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ جب اپنے کسی جونیئر کو اس کی تعریف کر کے اپنا نائب بنایا جائے تو وہ دل و جان سے اپنے سینئر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مترجم ہونے کے باعث وہ پہلے ہی باقی قافلے والوں کے ساتھ میرے رابطے اور احکام دینے کا ذریعہ تھا، اور اب نمبر 2 کی حیثیت سے اسے اپنی مرضی سے چھوٹے موٹے کام کرنے کی میں نے اجازت دے دی تھی۔